सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एसएसटी विषय में यानी सामाजिक विज्ञान विषय में ये चौथा सेट है। पहले भी 3 सेट आपको उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें विभिन्न सवालों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ये जो चौथा सेट है इसमें एक टॉपिक मुद्रा और साख जो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आज के सेट का हमारा पहला सवाल है कि सही विकल्प की पहचान करें जो साख के स्रोत के प्रकार को बता रहा है। ठीक ना, ये 2 या 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। इन पॉइंट को पढ़ के आपको ये बताना है कि ये किस तरह के क्षेत्र से ये ऋण लिया गया है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि कोई समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि समर्थक ऋणाधार कहते किसको है। देखिए, कोई भी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से जब हम लोन लेते हैं तो उस लोन के बदले में वो व्यक्ति या वो संस्था हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास गिरवी के तौर पे रखवाती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई अपना बहुमूल्य वस्तु रख दें, अपना कोई कागज़ रख दें, ज़मीन का हो या मकान का, तो उसे ही हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। तो ये कह रहा है कि ये जो जहाँ से आप ऋण ले रहे हैं इसमें आपको समर्थक ऋणाधार देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि पर्यवेक्षण जो है नहीं करते हैं, यानी इसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा कह रहा है कि बार बार उधार लेने से कर्ज का एक जाल बन जाता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि गांवों में या जनरली जो कमजोर परिवार हैं या जो गरीब परिवार हैं वो अपने से बड़े लोग जो हैं सोसाइटी में उनसे कुछ पैसा उधार ले लेते हैं। तो चूंकि उनसे उनकी एक जान पहचान बन जाती है, जिसके कारण अगर वो कोई समर्थक ऋण आधार ना भी दे यानी कोई कोलेटरल ना भी दे, फिर भी वो व्यक्ति उन्हें पैसा दे देता है। साथ ही साथ इसमें बैंक की कोई भूमिका तो है नहीं। और तीसरा क्या है कि इसमें जब आप बार बार छोटे छोटे लोन लेते रहोगे या किसी से कुछ पैसा उधार लेते रहोगे तो आपके पास एक कर्ज का जाल बन जाएगा। तो ये जो 4 सेक्टर दिए गए हैं, अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक, दीर्घकालीन ऋण और सहकारी समितियां, तो इस तरह की व्यवस्था कहाँ है? अनौपचारिक क्षेत्र में। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयं सहायता समूहों के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, ये जो स्वयं सहायता समूह हैं जिन्हें हम लोग SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है कि गांव में आप देखिएगा कि जनरली गांव की महिलाएं जो है 10 या 20 महिलाएं आपस में मिलके एक ग्रुप बना ली जिसमें वो अपनी थोड़ी थोड़ी बचत जमा करते रहती हैं, और जब एक रकम बड़ी हो जाती है तो इस ग्रुप में से अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो उनमें से कुछ पैसा ले लेता है और उसके बदले में थोड़ा बहुत जो है उसके जो भी ब्याज होगा उसे वो चुका दे। ठीक ना, तो अब हम देख लें इसके पॉइंट को। कह रहा है कि यह समूह ग्रामीण जो गरीब विशेषकर महिलाएं हैं उनकी मदद करता है, ये तो कथन सही है। दूसरा है कि समूह इन ऋणों यानी जो लोन आपको दे रही है उस पर कुछ ब्याज आपसे ले सकता है, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि विशिष्ट स्वयं सहायता समूह में 80 से 200 सदस्य होते हैं। देखिए, ये गलत है, इतने सदस्य उसमें नहीं होते हैं, 10 से 20 सदस्य होंगे उसमें। अच्छा, चौथा कथन कह रहा है कि सदस्य समूह से ही लघु ऋण ले सकते हैं। जो भी इसके मेंबर हैं उनमें से अगर थोड़ा बहुत पैसा किसी को लेना है किसी जरूरत से तो वो वहां से पैसा ले सकता है, तो ये भी कथन सही है। अब हम लोग आंसर देख ले इसका। देख रहे कथन 1 और 2 उपयुक्त है, ये तो ठीक है। तीसरा कह रहा है कथन 1, 2 और 4 उपयुक्त है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सा ऋण, ऋण मतलब लोन, ठीक ना, आप व्यापारियों से, निर्माताओं, नियोक्ताओं या मित्रों द्वारा आप ले सकते हैं। इस तरह का जो भी ऋण हम लेते हैं किसी से, जो भी लोन हम ले लेते हैं किसी से मांग कर, उसे हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि बैंक जो है निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज देगा आपको। देखिए, बैंक में हम लोग जब पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, तो ये पूछ रहा है कि किसमें अधिक ब्याज मिलेगा आपको। तो देखिए, इसमें पहला है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, दूसरा है चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, तीसरा है लंबी अवधि के लिए सावधि जमा यानी लॉन्ग टर्म में जब हम कोई फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो पैसा, एक है ज्वाइंट अकाउंट। तो देखिए, इसमें जो आप लंबे समय के लिए पैसा जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में मुद्रा के उपयोग के बिना यानी यहाँ मुद्रा का यूज नहीं किया जा रहा है और वस्तु का विनिमय हो रहा है। विनिमय मतलब लेन देन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम।
अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन पे कह रहा है क्या विचार कीजिए कौन सही है और कौन नहीं सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो चलिए हम लोग देख लें। पहला कह रहा है कि धन को विनिमय का माध्यम यानी एक्सचेंज का मीडियम जो मीडियम है के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह किसी देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। देखिए कोई भी जो धन है यानी जो पैसा है उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए मानते हैं क्योंकि सरकार ने उसे मान्यता दी है। सरकार अगर मान्यता नहीं देगी तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये कथन तो सही है। ये दूसरा देख लें। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान के माध्यम के रूप में रुपये के उपयोग को वैध कर दिया है जिसे भारत में लेन देन के निपटारे में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखिए ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये रुपया तो छापता है लेकिन माध्यम के रूप में रुपये के उपयोग को वैध करने का पावर इसके पास नहीं है। किसी भी रुपये को वैध करने का पावर किसके पास है? ये है सरकार के पास, ठीक ना। तो ये कथन क्या हो गया? यह है गलत। तो यानी इसमें पहला कथन सही है। हम देख लें आंसर क्या हो जाएगा? ए। कथन एक सही है और दो गलत है। देखिए अगला सवाल क्या है कि बैंकों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्या है कि वे लोगों के धन को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं। हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक भाई सही है, सेफ रखता है, ये तो कथन सही है। फिर दूसरा देखिए बुनियादी ढांचे यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। बैंक जो है वो लोन देता है किसी न किसी कंपनी को या सरकार को ताकि जो है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जा सके। तीसरा देखिए वे जमा धन पर ब्याज देते हैं, ये भी सही है। जो पैसा हम जमा करेंगे बैंक पे उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा चौथा कह रहा है कि देश की मुद्रा को अधिकृत करते हैं। देखिए देश की मुद्रा को अधिकृत बैंक नहीं करता है, ठीक ना। वो कौन करता है? वो तो सरकार करती है। तो ये चौथा कथन क्या है? ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए अगला सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा समर्थक ऋणाधार यानी कोलैटरल का उदाहरण है। समर्थक ऋणाधार आपको ऊपर में बताएं कि अगर कोई भी हम किसी से कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में जो भी वस्तु हम वहाँ जमा करते हैं। तो देख ले हम इसे। देखिए पशुधन, गांवों में देखिए ये भी होता है कि लोग अपना कोई जानवर दे दिए और उसके बदले में कुछ पैसा ले लिए, ये तो सही है। फिर देखिए भूमि, भूमि भी रख के लोग लोन लेते हैं, ये भी सही है। तीसरा है बैंकों में जमा, बैंक में जो आप जमा किए हैं उसका कोई कागज देकर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो गया? डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगला सवाल है कि क्रेडिट की शर्तों में क्या शामिल है। देखिए ये जो क्रेडिट की शर्तें हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, साख यानी किसी से आप कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उसमें आपस में एक समझौता किया जाता है, ठीक ना, कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो भाई उस बदले में हम आपको क्या लेंगे, यानी हमारी ब्याज दरें क्या होगी, ये तो सही है। फिर क्या है कि आप जो पैसा आप किसी को दे रहे हो तो आप उससे हो सकता है कोई ना कोई सामान अपने पास रखो या कोई कागज अपने पास रखो, तो ये भी हो गया समर्थक ऋणाधार या दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, ये भी सही है। तीसरा है हम उसे पहले ही तय कर लेंगे कि हम जो भी पैसा आपको दे रहे हैं आखिर में उसका हम लेने का तरीका क्या होगा, यानी वापसी का तरीका भी पहले तय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बैंक को निर्देश देता है कि वह व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करे जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। देखिए बैंक का जब चेक हम किसी को देते हैं तो उसमें हम उस व्यक्ति का मान लो नाम लिख दिए फिर और हम अपने बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस तरह से वो तय होता है कि भाई जिस व्यक्ति के नाम से हमने चेक जमा किया है उस व्यक्ति के खाते में हमारे जो खुद का मेरा अपना अकाउंट है वहाँ से पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये क्या होगा आंसर? बैंक का चेक। अब ये देखिए ये थोड़ा सवाल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि बाद में जब आंसर दें तो गलत ना हो। देखिए उसमें कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें पहला एक आपको कथन दे देगा, ठीक। जैसे देखिए ये अभिकथन दिया गया और फिर इस अभिकथन का एक कारण आपको दिया गया, यानी जो ऊपर वाला कथन कहा गया क्या उसका कारण नीचे वाला है। तो अगर ये होगा तो आप उसका आंसर मारिएगा ए, यानी कि ए और बी जो है दोनों सत्य है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ठीक। दूसरा देखिए मान लीजिए अभिकथन में कुछ दिया गया और कारण में कुछ और लिखा गया, अब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो हम क्या मारेंगे? ए आर दोनों अगर सही है तो ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो
तब आप आंसर मारिएगा बी। अच्छा, मान लीजिए अभिकथन जो है वो सही है, लेकिन जो कारण बताया गया वो गलत दिखा रहा है, ठीक, तो हम आंसर मारेंगे सी। उसी तरह से मान लीजिए अगर अभिकथन ही कुछ गलत दे दिया गया है और कारण में अगर कोई सही बातें लिखी गई हैं, तब हम आंसर मारेंगे डी। ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल आएगा, तो बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देख लें। देखिए इसमें पहला अभिकथन क्या कह रहा है कि ग्रामीण गरीबों को औपचारिक ऋण यानी फॉर्मल लोन, जो कि हम जनरली बैंक वगैरह से लेते हैं, उपलब्ध नहीं है। तो ये कथन तो सही है देश में कि भाई जो गरीब है वो जब बैंक में जाता है तो उससे इतनी कागज मांगी जाती है कि वो लोन नहीं ले पाता है। तो चलिए ये कथन तो सही है। अच्छा, अब दूसरा उसका कारण देखें कि आखिर वो क्यों नहीं ले पाता है। समर्थक ऋण आधार यानी जो कोलेटरल जो है और दस्तावेजीकरण की अनुपस्थिति के कारण जो ग्रामीण गरीब है वो ऋण प्राप्त करने से रोक देती है उन्हें। अब देखो बैंक में जब आप पैसा लेने जाओगे तो कोई ना कोई कागज आपसे मांगेगा, और जो गरीब हैं उनके पास तो वो कागज है नहीं, तो जिसके कारण उन्हें वो लोन नहीं मिल पाती है। तो ये कथन और उसका कारण दोनों सही है, तो हम इसमें आंसर क्या मारेंगे, ए। देखिए अब इसमें अगला हम सवाल देख लें। देखिए इसमें एक अभिकथन क्या कह रहा है कि बैंक और सहकारी समितियां, सहकारी समिति किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ऋण सुविधा को बढ़ानी चाहिए। ये तो सही बात है भाई। हम देखते हैं कि गाँवों में 10 गाँव 15 गाँव पे एक बैंक है, तो भाई उससे लोगों को असुविधा होती है, तो जितना ही पास में बैंक रहेगा लोग उतना ही उसका यूज़ करेंगे, तो ये तो बढ़ानी चाहिए, तो सही हो गया। अच्छा दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुधारकर्ता यानी जो बैंक बढ़ाएगा यानी जो बैंक है वो ऋण लेते हैं और ब्याज देते हैं। देखिए सुधारकर्ता जो है वो ऋण थोड़ी लेता है, वो तो ऋण देता है, यानी ये कथन क्या हो गया, गलत। तो इसमें हम आंसर क्या मारेंगे, सी। अच्छा अगला हम देख लें। देखिए इसमें एक कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गरीब परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। देखिए गरीब परिवार जो है, अभी हम ऊपर में चर्चा भी किए थे, अनौपचारिक स्रोत औपचारिक स्रोत, दो तरह के स्रोत हैं, यानी इनफॉर्मल और फॉर्मल, जिससे हम लोन लेते हैं। फॉर्मल में सरकार की संस्थाएं हो गई, जैसे कि बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इनसे। अनौपचारिक अपने गांव के किसी महाजन से पैसा ले लेना या किसी बड़े लोगों से पैसा ले लेना। तो हम गाँव में आज भी देखते हैं कि लोग बैंक में कम जा पाते हैं, लेकिन गाँव का अगर कोई संपन्न व्यक्ति है तो उससे लोन ले लेते हैं। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि बैंक जो है भविष्य में जमाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए लोगों के पैसे को सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं। देखिए ये कथन भी सही है, बैंक जो है, जो पैसा हम बैंक में जमा करेंगे वो पैसा अब सुरक्षित रहेगा, लेकिन इन दोनों कथन का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों कथन तो सही है, तो इसमें हम आंसर क्या मारेंगे, बी। अब हमारा अगला सवाल है, एक देखिए कथन है, कह रहा है कि मुद्रा लेन देन प्रणाली यानी करेंसी जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वस्तु विनिमय प्रणाली से बेहतर है, यानी बार्टर सिस्टम से बेहतर है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है कि वस्तु का हम लेन देन करते हैं, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन। तो उसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि भाई आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हो और सामने वाले को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हो सकता है वो आपके सामान को खरीदे ही ना। तो ये तो दिक्कत वाली बातें हैं। चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी काफ़ी समस्याएं हैं। लेकिन मुद्रा जो है, यानी जो हम करेंसी या पैसे से जो लेन देन करते हैं वो आसानी से हो जाती है। जिसे जो वस्तु लेना है वो अपना खरीद ले, उसके बदले उसका पैसा दे दे। तो ये कथन तो क्या है, सही है। अच्छा इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आखिर वो क्यों सही है, तो कारण बता रहा है कि दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो जाती है। तो ये भी सही बात है, यानी इसका कारण भी सही है। ये दोनों सही हो गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा आप थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, इसमें एक कथन ये कह रहा है कि दोहरे संयोग की समस्या, तो आखिर में ये क्या है। देखिए वस्तु विनिमय में क्या है कि आप एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ले रहे हैं। मान के चलिए कि हम चावल दे के हम गए किसी दुकान पे और हमें पुस्तक लेना है। अच्छा मेरे पास अगर चावल है और किताब का जो दुकानदार है उसे चावल नहीं लेना अगर होगा, तो क्या हमसे चावल लेगा, तो फिर हम वस्तु कैसे खरीद पाएंगे, आप सोचिए इस बात को। फिर अगर वो कहे कि नहीं हमें तो गेहूं लेना है, तो पता चले कि हम गए चावल बेच के गेहूं लेने, फिर गेहूं लेके जाएंगे पुस्तक लेने, ये तो पूरा मामला फंस गया। अच्छा अब मान लीजिए अगर हम चावल दे के किताब ले रहे हैं और किताब वाले को भी चावल की जरूरत है, तब तो हमारे वस्तु वो तुरंत ले लेगा। यानी इस वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आप जिस वस्तु को देना चाहते हैं सामने वाला भी अगर उसी वस्तु को लेना चाहता है, तब तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं दोहरे संयोग।
ठीक ना, यानी कि जो आप देना चाहे सामने वाला भी वही लेना चाहे, तब तो आपका काम आसानी से होगा, नहीं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। देखिए अगला कथन क्या है, कह रहे हैं कि बैंक अपनी जमा राशि का लगभग 45% नगद के रूप में रखता है। अच्छा ये देखिए ये कथन गलत है। बैंक जो है एक मिनिमम राशि रखता है, जैसे कि 15% जो है लगभग में वो अपने पास रखता है नगद, ताकि अगर जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं अगर वो पैसा लेने आ जाएंगे तो उन्हें दिया जा सके। देखिए 100% लोग तो लेने आएंगे नहीं, बाकी बैंक भी क्या करती है, जो पैसा हम जमा करते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं लगाती है। हमसे अगर वो ज़्यादा कमाएगी तभी तो हमें देगी, तो बाकी पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। तो ये देखिए 45% वाला क्या है, ये गलत है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कर रहा है कारण, कह रहा है कि जमा का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में दिया जाता है। ये तो सही बात है, जो भी पैसा हम जमा करते हैं उसे बैंक लोन के रूप में पैसा दे देती है और उससे ज़्यादा ब्याज कमाती है। यानी कि इसमें जो है कारण सही है, लेकिन अभिकथन जो है वो गलत है, यानी इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब हम अपने सब्जेक्टिव सवाल पे आ जाएं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। देखिए मुद्रा यानी करेंसी जो है किसी भी वस्तु के लेन देन का एक माध्यम है, ठीक ना, यानी विनिमय का एक माध्यम है। अच्छा, जिससे हम किसी भी वस्तु और सेवाओं को खरीदते या बेचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गया मुद्रा। अच्छा फिर पूछ रहा है कि आज के डेट में मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो कौन कौन सा है। देखिए मुद्रा में पहले तो हम कागज़ के नोट का यूज़ करते हैं, फिर सिक्के हैं उनका भी यूज़ हो रहा है। आजकल चेक के माध्यम से भी हम पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मुद्रा ही हो गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं खरीद सामानों को खरीद करने में। फिर यूपीआई, यूपीआई से आप देखते होंगे कि मोबाइल में आपके पास फ़ोन पे है, पेटीएम है या कुछ भी है, हम तुरंत गए किसी दुकान पे तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये भी एक तरह से मुद्रा ही आपके पास हो गई। अच्छा मोबाइल और नेट बैंकिंग के द्वारा भी जो है हम अपने पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। देखिए अगला सवाल आ गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है। देखिए हम लोग पीछे भी सवाल में चर्चा की है इस पे, वस्तु विनिमय प्रणाली पे, यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम एक वस्तु देके किसी दूसरे से वस्तु लेते हैं या सेवाएं प्राप्त करते हैं, ठीक ना। इसमें पैसा तो है ही नहीं, इसमें वस्तु का ही लेन देन होगा। जैसे कि मान लीजिए धान के बदले गेहूं लेना, काम के बदले हम अनाज दे देते हैं। गाँवों में आप देखे होंगे कि कोई आपके घर काम कर रहा है मजदूर, आप उसके बदले में उसे गेहूं दे दिए, चावल दे दिए। या गाँवों में आप अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कोई भी सामान आया तो हम खरीद लिए, उसके बदले में कोई ना कोई अनाज दे दिए। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन देखिए इस प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक तो हम दोहरा संयोग वाला पहले ऊपर बताएं आपको, यानी जो वस्तु आप देना चाहते हैं सामने वाला भी अगर वही वस्तु लेना चाहता है तब तो ये काम आसानी से हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको समस्या उठानी पड़ेगी, ठीक ना। यानी दोहरा संयोग वाला एक समस्या इसमें है। दूसरा क्या है कि देखिए वस्तु का मूल्य निर्धारण करना कठिन है, कि अगर मान लीजिए हम गेहूं लेके गए और कोई चावल लेकर आया, तो हम ये कैसे तय करें कि हम भाई गेहूं के बदले कितना चावल दें, ठीक ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। कोई कहेगा कि मेरा गेहूं ज़्यादा महंगा है, कोई कहेगा मेरा चावल ज़्यादा महंगा है, तो ये आपस में एक समस्या हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इसका मूल्य कैसे निर्धारित करें। अच्छा तीसरा देखिए समस्या इसमें क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कठिन है। मान लीजिए अगर आपको गांव में रहते हो, शहर में सामान लेना है, तो आप कितना चावल लेकर जाओगे सामान खरीदने, कितना कोई वस्तु लेकर जाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। चौथी एक समस्या इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सस्ती वस्तु हो तब तो हम आपस में समझौता भी कर ले थोड़ा सा, लेकिन अगर महंगी वस्तु लेना हो, मान लीजिए आप सोना लेने जा रहे हैं, सोना की कीमत अगर मान लीजिए आज की डेट में 1.25 लाख अगर हो गया 10 ग्राम का, तो अब बताओ उसके बदले में कौन सा वस्तु आप दे पाओगे, कितना चावल दोगे और दुकानदार वो चावल लेकर कहाँ रखेगा। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, यानी महंगी वस्तु को खरीदने में बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा पांचवा क्या है कि वस्तुओं का भंडारण भी बहुत बड़ी समस्या है। भाई दुकान पे अगर वस्तु से वस्तु का लेन देन होगा तो एक दुकानदार कितना स्पेस अपने पास रखेगा कि आपके सामानों को वहाँ जमा करता रहेगा। तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसी कारण धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली जो है मार्केट से बाहर हो गई और लोग जो है करेंसी के माध्यम से अपना लेन देन स्टार्ट कर दिए। फिर भी थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें जो हैं गाँवों में आपको दिख जाएंगी कि लोग सामान देकर खरीद रहे हैं। ये छोटे स्तर पे सही है, लेकिन बड़े स्तर पे सही नहीं है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन है और इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना।
अच्छा, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, यानी 1935 में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949। ठीक ना, ये दोनों याद रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। तो अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके काम क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये देश का केंद्रीय बैंक है और इसका काम पैसे को जमा करना या आपको लोन देना नहीं है। पहले बात आप दिमाग में सेट रखिएगा। ये जो है देश में जितनी व्यावसायिक बैंकें हैं उन सब पे निगरानी रखता है, ठीक ना, ताकि देश का जो वित्तीय सिस्टम है वो सही से काम करता रहे। तो चलिए देख लें हम इसे। देखिए, सरकार को अगर पैसा जारी करना है तो पैसे की छपाई और पैसा जारी करना, ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई। तो हो गया सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा है बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नजर रखा। देखिए, हमारे देश में जितनी भी बैंकें हैं, व्यावसायिक बैंक, जहां हम खाता खुलवा सकते हैं या उनसे लोन ले सकते हैं, उन सब पे ये नजर रखता है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा काम। तीसरा देखिए, कोई भी ब्याज की दर है या ऋण की जो शर्तें हैं उस पर भी ये निगरानी रखता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कि गलत तरीके से लोगों से जो है ना ब्याज ले रहा है या उसकी शर्तें काफ़ी कठिन हो। इन सब पे निगरानी रखेगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चौथा जो है, देखिए हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा आती हैं उनका सारा प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है, ठीक ना। तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। पांचवा देखिए, बैंकों का बैंक। देखिए, अगर व्यावसायिक बैंक कोई भी है, जैसे मान के चलिए कि एसबीआई है, इन बैंकों को भी अगर कभी पैसे की जरूरत होगी तो किससे पैसा लेंगे? आरबीआई से, ठीक ना। इसीलिए हम आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। अच्छा, अगला इसका काम क्या है भाई? देश में अगर कोई भी नया बैंक खुल रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए नियम बनाना, उसका लाइसेंस जारी करना, ये सारा काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। ये थे इसके महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, अगला हमारा सवाल है ये कि समर्थक ऋणाधार यानी कोलैटरल सिक्योरिटी या कोलैटरल क्या है। देखिए, अभी हम लोग ऊपर में इसे पढ़े भी हैं कि कोई भी लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई वस्तु वहाँ जमा करनी है, तब जाके वो आपको वो लोन देगा। अब वो वस्तु जो है, आप अपना कोई गहना मान लीजिए रख दिए, जेवर रख दिए, हो सकता है कोई जमीन का कागज है उसको रख दिए, बैंक में कोई पैसा जमा है उसका कागज आप रख दिए, हो सकता है कोई पशुधन रख दिए, अपना कोई गांव का ज़मीन है उसको आप रख दिए। तो यानी कि लोन लेने के बदले जो चीज़ें आप वहाँ जमा करेंगे गारंटी के रूप में, कि अगर आप लोन न चुकाएं तो वो व्यक्ति उस सामान को बेच के अपना पैसा वसूल कर सके, उसे ही हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि साख क्या है और साख की प्रमुख शर्तें क्या है। देखिए, साख जो है ये आपस में एक समझौता है। देखिए, साख हम लोग नहीं कहते हैं कि भाई आपका बड़ा साख है मार्केट में, यानी आप गए दुकान पे और वहाँ से कोई चीज़ें आपको उधार भी मिल गई। अब वही कोई व्यक्ति गया तो दुकानदार उसे उधार देने को तैयार नहीं है। यानी आपकी साख जो है जितनी अच्छी रहेगी मार्केट से उतना ही पैसा आप ले सकते हैं। तो आखिर में ये साख है क्या? देखिए, साख आपस में एक तरह से एक समझौता है। भाई, सामने वाला अगर आपसे कोई चीज़ें दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं आप पे एक विश्वास है, ठीक ना। तो वो क्या है? आपस में एक सहमति है या एक समझौता है जिसमें कोई भी जो पैसा देने वाला है कर्जदार से इस आश्वासन पे धन, वस्तु या सेवाएं, तीनों चीजें आपको दे सकता है कि भविष्य में आप उसे लौटा दें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साख क्या है, तो साख एक सहमति है या समझौता है जिसमें जो लोन देने वाला है यानी जो ऋणदाता है वो कर्जदार से यानी जो पैसा लेने वाला है उससे एक कोई भी वो धन, वस्तु या सेवाएं प्रदान करेगा और ये उससे एक सहमति ले लेगा कि भाई ये चीजें आप हमें भविष्य में लौटा दोगे, ठीक ना। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि देखिए, जो भी साख है या ऋण आप ले रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो शर्त जरूर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको फ्री में ही सब कुछ दे दे। तो देखिए, उसमें ये पहले तय हो जाएगा कि जो चीजें हम आपको दे रहे हैं उस पर हम आपसे कितना ब्याज लेंगे, ये तो पहला तय हो गया। दूसरा क्या है कि भाई आप उसके बदले में मेरे पास क्या जमा करोगे, यानी समर्थक ऋण आधार आपको तय करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि जो भुगतान का तरीका है ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि आप भुगतान कैसे करोगे, नगद में दोगे, बैंक में दोगे या आप जो है पार्ट वाइज दोगे, यानी ये सब चीज़ पहले तय हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये साख या ऋण की प्रमुख शर्तें हैं, ठीक ना। साख की विभिन्न शर्तें एक ऋण से दूसरे ऋण में। देखिए, साख हम बताए ना कि आपका जितना अच्छा साख है, विश्वास आप पैदा करोगे, वो अलग अलग हो जाएगी। हो सकता है वो किसी से किसी और तरीके से अपना डीलिंग करता हो और किसी और के साथ कोई और तरीका हो जाए। मान लीजिए आपसे ब्याज ज़्यादा लिया, किसी से हो सकता है कम भी ले सकता है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है।
ठीक ना। ये ऋणदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो आदमी आप पे कितना विश्वास करता है। इस तरह से वो चीज़ें तय हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो किसी से समर्थक ऋण उधार ले ही ना, हो सकता है किसी से उसके बराबर में ले ले कि भाई जितना का सामान दे रहे हैं उतना का आप जमा करो पहले। तो ये सब व्यक्ति व्यक्ति पे अंतर करेगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि मांग जमा क्या है और इसे मुद्रा क्यों समझा जाता है। देखिए ये जो मांग जमा है यानी डिमांड डिपॉजिट, ये क्या होता है कि ये बैंक में जमा की गई आपकी धनराशि ही है जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। बैंक में हम कई तरीके से पैसा अपना जमा करते हैं। एक तो होता है कि आप फिक्स कर दिए, तो जो आप पैसा फिक्स कर देते हैं 5 साल या 7 साल जो भी हो, तो उसको पैसे को आप जब मन तब नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जो मांग जमा में हम पैसा जमा करेंगे उससे क्या होगा कि हमें जब ज़रूरत होगी हम पैसा अपना निकाल लेंगे, ठीक ना। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो मार्केट में काम कर रहे हैं या जिनका डेली का कुछ खर्च है, वो क्या करते हैं कि जो पैसा आया उसे बैंक में जमा कर दिए और जब ज़रूरत हुआ उसे निकाल लिए, ठीक ना। तो अब चूंकि बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इसीलिए इसे क्या कहा गया, मुद्रा कहा गया। भाई मुद्रा भी क्या है, पॉकेट में पैसा है हम तुरंत ये सामान खरीद लिए। तो मांग जमा भी उसी तरीके से है, ठीक ना। आजकल जो है मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग से तो सब कुछ जुड़ गया है। डेबिट कार्ड आपके पास है, आप बैंक में पैसा जमा किए हैं और अभी तुरंत अगर आपको ज़रूरत है तो आप गए वहाँ से पैसा निकाल कर आप दे दिए। तो इस तरह से मांग जमा भी जो है वो एक मुद्रा ही है, ठीक ना, जिसे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। देखिए हमारा लास्ट जो सवाल है वो कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या है। देखिए ऊपर में एक सवाल आया था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। देखिए ये क्या है कि एक अनौपचारिक या स्वशासित समूह है, गांवों में जनरली लोग जो हैं इसे आपस में मिलके बनाते हैं, जिसमें 10 या 20 लोग रहेंगे मैक्सिमम, मान लीजिए। ज़्यादा रखने पे फिर समस्याएं आने लगती हैं। अच्छा वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से। अच्छा इसमें क्या होगा कि लोग अपनी कुछ ना कुछ पैसा एकत्रित करेंगे, ठीक ना, अपने बचत को जो है एकत्रित करेंगे और कुछ समय बाद जब ये एक बड़ी राशि बन जाएगी तो इसका उपयोग हम जरूरतमंदों को यानी जिसको जो जरूरत पड़े उसे हम दे सकते हैं। कम ब्याज हम लेंगे, मामूली ब्याज पे हम ऋण देने के लिए करते हैं। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बड़े बड़े साहूकारों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि सूद पे पैसा उठा लेते हैं, उनसे उनकी रक्षा होती है और वो जो है एक बहुत कम ब्याज दर पे गाँवों में बहुत आसानी से पैसा आपस में ले सकते हैं। अच्छा अगर इस काम को आप अच्छे से कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप अपने जो ग्रुप है उसको रजिस्टर करा लिए और आप लगातार अपना सारा चीज़ लिखित में रखे हैं कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना लोगों को दिया, कितना आपने वापस पाया। तो इस तरह से जब आप काम कीजिएगा तो फिर बैंक भी आपके नाम पे जो आप रजिस्टर्ड आपने किया है उस पर आपको लोन दे देती। अब उससे क्या होगा कि आपको और फायदा हो जाएगा। भाई बैंक आपको कम ब्याज पे ही लोन दे देगी, फिर आप उसे अपने लोगों में बांट के ताकि वो लोग जो हैं वो भी छोटा मोटा रोजगार कर सकें। तो इस तरह से ये स्वयं सहायता समूह गाँव में काम करती है। साथ ही साथ क्या है कि ये जब एक ग्रुप बन जाएगा आपका तो गाँव में और भी कई सारी समस्याएं हैं उस पर भी आप बैठकर चर्चा कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये कह रहा है कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए अब इसके काम को हम लोग देख लें। तो पहला इसका काम क्या है कि बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण देना। देखिए ये जो आपस में ग्रुप इसके जो मेंबर हैं उनके लिए कोई ये समर्थक ऋणाधार आपसे नहीं मांगेगा कि आप कोई चीज़ हमारे पास जमा कर दो। आपने जो पैसा जमा किया है उसी पैसे से आपको लोन दे दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका पहला काम, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके। दूसरा क्या ये काम करता है कि जो भी लोग हैं मान लो मेंबर हैं वो अपना कुछ कुछ पैसा यहाँ जमा करते हैं, यानी सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। तीसरा काम क्या कर रहा है भाई कि लोगों को कम ब्याज पे लोन दे रहा है, ठीक ना। मान लीजिए आपसे बहुत कम ब्याज लिया तो आपको आसानी हो गई और आसानी से पैसा आपको मिल भी गया। चौथा क्या है, देखिए ये जो ग्रुप बन जाएगा तो जरूरी नहीं है केवल आर्थिक ही चर्चा हम लोग करें, कोई भी सामाजिक मुद्दा है उस पर भी बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच आपको तैयार कर दिया। पांचवा काम क्या कर रहा है कि इसमें खास करके गांव में जो महिलाएं हैं इनको जोड़कर हाँ उन्हें स्वरोजगार के लिए जो है ना अवसर देता है। मान लीजिए कोई महिला है, अगर वो गांव में छोटा मोटा अपना कोई काम करना चाहे उसे अगर लोन की ज़रूरत है 10,000 20,000 रुपये की, तो बैंक तो उसे देगा ही नहीं। तो जब आप इस तरह से स्वयं सहायता समूह बना लेंगे तो उसमें जो भी पैसा जमा होगा उससे उस महिला को बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपना छोटा मोटा काम कर सके। तो ये है स्वयं सहायता समूह और उसके कार्य। तो ये जो टॉपिक था मुद्रा और साख, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। इसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। तो आप इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए और
आगे भी जो है आपको हम सेट उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि फाइनल एग्ज़ाम जो 2026 में होगा उससे पहले आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो जाए। चलिए, थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो भी वीडियो बन रहा है, ये वीडियो 30 मिनट 35 मिनट का हो जाता है, या हो सकता है 40 मिनट का भी हो जाए। देखिए, अगर केवल क्वेश्चन लिख के और बोल देना हो तब तो ये वीडियो बहुत छोटा बन जाए, लेकिन चूंकि आपको सवाल को समझाना होता है कि भाई बच्चा कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सके, ताकि अगर वो सवाल घुमा भी दे अगर किसी तरीके से, तो भी आप अच्छा जवाब दे सको। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मेन इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि आपका अगर एक क्लास 40 मिनट की चल रही है या 35 मिनट की चल रही है, तो आप इसको उसी हिसाब से देखो। आपको लगे कि आप एक क्लास देख रहे हो और उसमें आपका एक टॉपिक तैयार हो जा रहा है। ठीक, थैंक यू।